दोबारा आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम जो हैं फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ध्यान से समझिए, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूँ, उसके साथ ही परिभाषा आपको बोलूँगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए कि ए पॉइंट पर तो माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों के मध्य के डिस्टेंस को 2a मान लेते हैं अपन, दोनों 2a दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और ऐसे इसके मिड पॉइंट को अपन कुछ भी नाम दे देते हैं और अन्य कोई सा भी नाम। ठीक है, ई दे दो तो ये सी डी, सी और ई डी। तो देखो ध्यान से समझना विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो चित्र है ये एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है। ठीक है, तो सबसे पहले खास बात देखो इसमें क्या है। इसमें है एक चार्ज तो नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। ठीक है, जो कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी कैसे देंगे कि जब दो परिमाण में समान, समझना आप बात ध्यान से, परिमाण में समान, परिमाण मतलब सिर्फ मॉडुलस लेना है। जब दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, जब दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर नजदीक रखे हुए हों, परस्पर नजदीक रखे हुए हों तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। तो इस चित्र में हमने जो है एक विद्युत द्विध्रुव निकाय को दर्शा दिया है। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा को समझो। जब दो परिमाण में समान, जब दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हों या नज़दीक रखे हुए हों तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, एकदम परिभाषा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या बोलेंगे कि उपरोक्त चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव निकाय दर्शाया गया है जिसमें हमने ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। दोनों आवेशों के मध्य का जो विस्थापन है ना, विस्थापन कहें दूरी कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा एक बात ध्यान रखना, विस्थापन जो है 100% सही है और दूरी जो है यूँ मानो सही तो है लेकिन गलत भी है, क्योंकि अंतर इतना सा है कि यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि है जो सदिश ही रूप में काम आ रही हैं और दूरी बोलेंगे तो अदिश राशि है जबकि उसे सदिश रूप में काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, बोलना आपको विस्थापन ही है, यूज दूरी की तरह ही होता है। ठीक है, ध्यान रखें, बोलना विस्थापन ही है लेकिन यूज दूरी की तरह ही होता है, एक बात ध्यान रखें। तो क्या कहें कि उपरोक्त चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव निकाय दर्शाया गया है जिसमें ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों आवेश रखे हुए हैं वो दोनों आवेशों के मध्य का जो विस्थापन है हमारे पास वो 2a है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी ए बी रेखा को हम कहते हैं अक्षीय रेखा। क्या रेखा कहते हैं? अक्षीय रेखा। ठीक है, और जो दूसरी रेखा है जो अक्षीय रेखा के लंबवत है, ठीक है, यानी कि सी डी रेखा, ठीक है, सीडी रेखा जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जा रही है, ठीक है, उसे कहते हैं विषुवत, विषुवत रेखीय अक्ष, विषुवत रेखीय अक्ष। ठीक है, या फिर निरक्ष, ये दोनों नाम याद ध्यान रखना आप। ठीक है, ए बी रेखा को तो कहते हैं अक्षीय रेखा और सी डी रेखा को कहते हैं विषुवत रेखीय अक्ष या फिर निरक्ष रेखा। ठीक है ना, दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर क्या होता है कभी कभी मान लो विषुवत पढ़ा दिया और उसने निरक्ष कह दिया तो आपकी गलती हो जाती है, निरक्ष पढ़ा दिया विषुवत नहीं बताया तो भी आपकी गलती हो जाती है, फिर आप कहोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, सब पढ़ाया जाता है, बस बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझ रहे हो, अक्षों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को तो अक्षीय रेखा कहते हैं और जो अक्षीय रेखा के लंबवत हैं और द्विध्रुव के केंद्र से जा रही है उसे विषुवत रेखीय अक्ष कहते हैं, यानी कि निरक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारे पास है नया टॉपिक, वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी बहुत ही अच्छा है और इसे सदिश राशि से दर्शाया जाता है विद्यार्थियों, ये है पी वेक्टर। ठीक है, सदिश राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी वेक्टर से इसको दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा कितनी सरल है, देखो देखिए सूत्र है पी वेक्टर बराबर 2aq,
ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, इतना सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप यहां पर समझिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये रहा, ठीक है, ये क्या है, ये है विस्थापन और ये क्या है, एक आवेश। तो देखो परिभाषा भी बन गई, इतना सरल है एकदम, बहुत मैंने आपको बता रखा है। देखो कि गणित अगर आपको बहुत अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और गणित से आप परिभाषा डेफिनेशन बहुत ही आसानी से दे पाओगे। देखिए परिभाषा बन गई, क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए परिमाण का मतलब पॉजिटिव मान ले रखा है केवल, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, समझो एक बार फिर से, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये एक सदिश राशि है और इसे पी वेक्टर से हम दर्शाते हैं। रह जाएगा याद, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दो बार आप अध्ययन करोगे बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, विमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मात्रक की बात करें, मात्रक देखिए क्या बनेगा, यहां पर विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है विस्थापन का, ठीक है, और आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम। तो क्या मात्रक बना, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, तो ये कूलाम इंटू मीटर। तो इसको एक नया नाम दिया गया है, वो है डी बाई, ठीक है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, क्या नाम दिया गया है, डी बाई, ठीक है। तो इस तरह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा डी बाई, ठीक है ना। और विमा की बात करें तो विमा क्या है, कूलाम की क्या है, A1 T1, ठीक है, और मीटर की क्या है, L1। तो A1 L1 T1 ये आपके पास इसकी विमा हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप फिर भी बता सकते हो, दोबारा बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में, इस पूरे पहले चैप्टर में केवल 3 ही डेरिवेशन थे, कूलाम का तो एक बहुत छोटा डेरिवेशन था। तो जो डेरिवेशन आए हैं, अब यूँ मानो आप जो डेरिवेशन अब ही आए हैं, तो उसमें से 2 डेरिवेशन इस विद्युत द्विध्रुव के हैं, तो वो आज उनमें 2 में से एक अध्ययन करेंगे अपन। तो देखिए टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक है। यानी अक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट उपस्थित है और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि आखिरकार वहां कितना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाना, अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया, और चित्र नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, चाहे 1 दिन पढ़ो, चाहे 10 दिन पढ़ो, चाहे 50 दिन पढ़ो, चित्र नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा -q चार्ज है A पॉइंट पर, फिर इसके बाद बात करते हैं इस B पॉइंट पर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों के मध्य का विस्थापन है 2a, ठीक है, ये C पॉइंट है, ये इसका मध्य बिंदु है, और 2a विस्थापन है पूरा 2a। तो सबसे पहले देखिए A यहां से यहां तक का हो गया और A यहां से यहां तक का हो गया। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर भी समझ लेना। अब हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से है, देखो ध्यान रखना, हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से ही दूरी नापी जाएगी, ठीक है, दूरी हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही नापी जाएगी। बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस मध्य बिंदु C से R दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए R दूरी पर, ठीक है, अक्षीय रेखा यही है, इस R दूरी पर, इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, P पॉइंट पर गणना करनी है, R दूरी पर बैठा हुआ है ये P पॉइंट, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर जब गणना करनी है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप नॉर्मल समझना, और सबसे सीधी बात है ये, इससे आपको एकदम आसानी से याद रहेगा, कभी भूल होगी नहीं। यहां समझिए आप कि हो सकता है कि यहां परीक्षण आवेश है Q0 यानी कि इकाई परीक्षण आवेश है, और वो पॉजिटिव है, ठीक है, समझ लेना, धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश की अपन कल्पना करते हैं।
ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कि इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ठीक है, आकर्षित करेगा एक तरीके से, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो इस हिसाब से इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ हो गई है EA, ठीक है। और धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी इस तरफ EB। ये लीजिए, अगर ये चीज आ गई तो आपको सब कुछ आ जाएगा। एक बार फिर थोड़ा सा देखो, एक और दूरी देखो। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए मुझे A से और P तक की दूरी चाहिए, A से और P तक की दूरी चाहिए। तो AP दूरी की वैल्यू कितनी होगी, AP बताना है आपको। तो देखो ये R और R में A जुड़ गया तो क्या हो गया, R प्लस A। आपको केवल चाहिए BP दूरी, BP चाहिए। देखो पूरा R था, R में से A खत्म हो गया तो क्या बचा, R माइनस A। ये BP दूरी हो गई। अगर ये चित्र अगर आपको आ गया तो आपको आ जाएगा सब कुछ समझ में। चित्र को मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं आपको, चित्र समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं चित्र को दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहली बात ध्यान रखें, देखिए ऑनलाइन क्लासेज में अगर आप खुद स्वयं बच्चा अगर ध्यान से पढ़ेगा तो ही वो समझ पाएगा, अन्यथा इसमें देखिए परेशानी है। तो आप कोशिश करें बहुत अच्छी तरह समझने की, और उसी का प्रयास यहाँ पर हमारी टीम आपके लिए कर रही है। बेस्ट से बेस्ट देने के लिए कोशिश कर रही है। आपको बस ध्यान रखना है, अच्छी तरह अध्ययन करना है, जैसे टीचर बताएं वैसे उसी बात को आपको विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई करनी है। तो देखो क्या कर लिया हमने, एक विद्युत द्विध्रुव निकाय बना लिया। वही A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है, दोनों के मध्य का विस्थापन 2A है हमारे पास, ठीक है। और हमने क्या किया, A डिस्टेंस से आधा इधर और A डिस्टेंस से आधा इधर, ये दो डिवाइशन हो गए। अब हमें मध्य बिंदु C से R दूरी पर स्थित, C से कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो आपको पता है A पर रखे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी EA, और B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी EB। ये हमारा चित्र बन चुका है। और इसमें जो दूरी चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें AP, तो आप देखो AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू है R प्लस A, और एक चाहिए BP की वैल्यू क्या है, R माइनस A। ये हमारा चित्र का कार्य हो गया। अब चित्र अगर पूरा समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अब देखना गणना बहुत सरल है, अभी हो जाएगी पूरी की पूरी। देखिए चित्र के बारे में बोल देता हूं एक बार फिर, क्या है। उपरोक्त चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव निकाय दर्शाया गया है जिसमें बिंदु A पर माइनस Q आवेश और बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन 2A है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब बिंदु P पर चूंकि बिंदु A पर रखा है हमारा माइनस Q आवेश, इसलिए इस A पर रखे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EA है, और इसकी डायरेक्शन जो है P से A की ओर है। और इसी प्रकार B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EB है, लेकिन इसकी डायरेक्शन B से P की ओर है, ठीक है। तो इस तरह देखिए, अतः A पर रखे माइनस Q आवेश के कारण, देखना, अतः A पर रखे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने नाम दिया है EA, ठीक है विद्यार्थियों, EA। तो क्या है आंसर, आंसर था KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कौन है हमारे पास, AP का स्क्वायर, और डायरेक्शन A से P, ये हो गया। अब देखिए मान रख दीजिए, तो EA, ठीक है, और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन यानी कि A प्लस R का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है A से P। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर आगे बात करें, इसी प्रकार B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो पॉइंट है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है EB, ठीक है। दूरी क्या है, वही KQ अपॉन BP का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है B से P। ये अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, EB की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर और B से P। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमें परिणामी निकालना है। परिणामी मतलब कुल पूरा टोटल आंसर कितना आएगा, ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो कुल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, तो कुल निकालने के लिए ई वैल्यू बराबर ई ए प्लस ई बी। ठीक है विद्यार्थियों, ई ए प्लस ई बी हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। लेकिन यहां पर देखो चित्र में क्या हो रहा है, एक की डायरेक्शन है इस तरफ और एक की डायरेक्शन है इस तरफ। इसका मतलब है कि ये जुड़ने के बजाय घट जाएंगे। एक बार ध्यान से समझना, हमेशा परिणामी निकालने के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन चित्र में डायरेक्शन विपरीत है, इसीलिए क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दिया जाएगा। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। अब सबसे पहली बात, तो सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि बड़ा कौन है, यही पता नहीं है हमें, बड़ा कौन है वही तो पता करना है। तो एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल बात है, जैसे मान लीजिए कि 5 में मुझे भाग देना है। अब अगर मैं 5 से छोटी राशि का भाग लगाऊंगा, 5 से छोटी राशि का भाग लगाऊंगा तो बड़े मान आएंगे, और अगर किसी बड़ी राशि का भाग लगाऊंगा तो छोटे मान आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी राशि का अगर भाग लगाएंगे तो बड़े मान आएंगे और बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो छोटे मान आएंगे। इसका मतलब हमारे पास ये जो है वो छोटा है। ठीक है, समझना बात ध्यान से आप, ये क्या है, छोटा है, क्योंकि नीचे हो पॉजिटिव नंबर के होल स्क्वायर की वैल्यू का भाग लग रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहां पर छोटी वैल्यू का भाग लग रहा है, घटाया जाएगा फिर वर्ग किया जाएगा, तो ई बी क्या है, बड़ा है, ई बी बड़ा है। ठीक है, इसीलिए परिणामी क्या होगा, देखिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ई ए और ई बी जो है ना हमारे पास, ए और ई बी दोनों जो हैं विपरीत डायरेक्शन में हैं, और साथ ही साथ जो है अगर आप बात करें ई बी का जो परिमाण है ना वो बड़ा है ई ए के परिणाम से, है कि नहीं। आप फिर भी देख लेना, समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। ईबी जो है ना, ईबी वो बड़ा है ई के परिणाम से। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर पाएंगे, ई बराबर हमारा आंसर आएगा, देखिए ईबी माइनस ई ए। और अब आप एक बात ध्यान रखना कि देखिए डायरेक्शन किसकी आएगी, अब घटाते समय तो देखिए जो बड़ा उसी की चलेगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो सीधी बात है, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन क्या आएगी, बी से पी, बी से पी, बी से पी। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, तो ई बराबर क्या है, ई बी की वैल्यू रखिए, ई बी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गई बी से पी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए एक बार मैं इसे फिर समझाऊंगा और उसके बाद यहां से यहां तक का ही पूरा मिटा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पूरा दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत जो दिखता है वहीं तक का समझाना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो चित्र के बारे में बोलना होता है। चित्र के बारे में एक बार फिर से बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से चित्र में समझना और आवाज को आप समझें। देखिए उपरोक्त चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव निकाय दर्शाया गया है, जिसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। दोनों के मध्य का विस्थापन 2a है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु सी से r दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चूंकि बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, अतः बिंदु पी पर इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए होगी, जिसकी डायरेक्शन पी से ए की ओर होगी। और इसी प्रकार जो बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी होगी, जिसकी डायरेक्शन बी से पी की ओर है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करते हैं ई ए की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर ए पी की वैल्यू पुट कर दी, फिर ई बी की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद में बी पी की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने देखा कि हमें परिणामी निकालना है, परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ठीक है। लेकिन चित्र खुद कह रहा है कि ये जो दोनों है, दोनों परिणाम हैं, जो दोनों मान हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं। अब अलग अलग डायरेक्शन में है तो घटेंगे तो सही। देखिए अब सबसे मेन मुद्दा है कि घटेंगे तो किस में से घटेंगे, बड़े में से घटाया जाएगा हमेशा। ठीक है, तो पहले हमें बड़ा चूज करना है कि बड़ा कौन सा है। तो जिस राशि में छोटी संख्या का भाग
लगेगा वो बड़े मान देगी, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या का भाग जिसमें लग रहा है वो बड़े मान है, तो ई बी में से हम ए को घटाएंगे, ठीक है। और परिणामी डायरेक्शन जो बड़ा है उसी की लगेगी, ठीक है। तो इस तरह बी से पी परिणामी डायरेक्शन लगा दी है। यहाँ तक हमने कर लिया है, सबको समझ में आया भी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब देखिए लास्ट गणना जिसमें आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो ई है, ये ई बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बाहर आ चुका है, इसी के साथ क्यू भी बाहर आ चुका है, और बचा है अंदर 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए इसको खोलना है बस, जिसमें आपका आंसर हो गया ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये देखिए इसको खोलिया r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर बटा r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। देखिए खोलिए, e बराबर के क्यू, ठीक है विद्यार्थियों। 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, के कहते हैं, तो के क्यू। इसको खोला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन, ये हो चुका है r की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ठीक है। इस चीज़ को समझिए ये कैसे हुआ है। देखिए यहाँ है हमारे पास r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, इस चीज़ को समझना है आपको। देखिए एक पावर इसमें से ले लो और एक पावर इसमें से ले लो, यानी r माइनस ए और r प्लस ए, फिर एक पावर r माइनस ए और r प्लस ए। तो देखो ये दोनों मिलाए तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक मिनट थोड़ा सा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बना है, फिर ये हुआ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बना, होल स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2ar और 2ar तो हो गया 4ar, ठीक है। तो E बराबर के क्यू और 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं इस 4 के 2 टुकड़े कर देता हूं, एक तो 2 और एक 2, ठीक है। तो इस तरह E की वैल्यू क्या हो गई, E बराबर 2k, ये बाहर ले लिया और बचा, एक मिनट यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं, यदि r इज ग्रेटर देन a, ठीक है। यदि r इज ग्रेटर देन a, यानी r जो हैं जो हमारा परीक्षण पॉइंट की दूरी है वो स्मॉल a से बहुत बड़ी हैं, तो अगर ऐसा हो तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, ठीक है। नगण्य का अर्थ होता है शून्य, ठीक है, 0 मान सकते हैं उसे। एक बार फिर यहाँ समझना, फिर ऊपर लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए हमने के क्यू बाहर ले लिया है, यहाँ पर ये रह गए हैं, फिर इसको यहाँ गुणा किया, इसको यहाँ गुणा किया, नीचे गणना हो रही है एकदम, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आए दोबारा आप पूछे, मैथमेटिक्स फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू और ये देखो 2ar 4ar हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि r जो है ना, r यानी परीक्षण पॉइंट की दूरी वो बहुत बड़ी है, तो a स्क्वायर को हम समाप्त कर देंगे, और a स्क्वायर को समाप्त कर देंगे तो जो बची हुई है बस उसी को देखेंगे। तो देखो क्या बचता है, अब बचेगा अपने पास E बराबर के क्यू और 4ar अपॉन, देखिए r स्क्वायर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो r की पावर 4, ठीक है। a स्क्वायर समाप्त हो गया, और फाइनल डायरेक्शन क्या आ रही थी, पीछे से b से p, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि एक r कट जाएगा तो E बराबर हो गया के क्यू और ये 4a अपॉन r की पावर 3, और दिशा है b से p। देखिए 2 को अलग अलग टुकड़े कर दीजिए, तो ये 2k और 2aq और ये r की पावर 3, ठीक है विद्यार्थियों। ये है b से p। अब देखिए 2aq ये क्या है, ये है विद्युत द्विध्रुव गुण। देखिए चूंकि 2aq बराबर है p, ठीक है, तो इस तरह E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2kp अपॉन r की पावर 3, ठीक है।
और देखिए जब अभी तक अगर मान लीजिए आप यहां वेक्टर नहीं लगाते हो तो पीछे लिखना है बी से पी, ठीक है। और अगर पी पर वेक्टर लगा देते हो तो ई बराबर हो गया 2kp अपॉन आर की पावर 3, 2kp अपॉन आर की पावर 3, ठीक है। तो ये अब पी पर वेक्टर लगाने पर ये कैसे हट गई इस चीज को भी समझ लो, ठीक है, वरना आप बहुत परेशान रहोगे। देखिए यहां पर हमारा माइनस चार्ज था, यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां ए पॉइंट था, यहां बी पॉइंट था, इस तरफ पी था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना कि जो P है ना, P ये होता है 2aq, क्या होता है 2aq। तो ये सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऋण आवेश से, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार समझना, जो विद्युत द्विध्रुवागुण है ना, विद्युत द्विध्रुवागुण है P, ठीक है, उसका ये सूत्र है और इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, यहां आ रहा है बी से पी, बी से पी का मतलब क्या हुआ, ए से इसी तरफ तो हुआ, ठीक है। तो अगर पी पर वेक्टर लगा दिया इसका अर्थ हो गया अपने आप ही बी से पी जा रहा है, वो का वही है। तो इस तरह हमारे पास आ गया ई बराबर 2kp अपॉन आर की पावर 3। तो ई वेक्टर बराबर हो गया 2kp अपॉन आर की पावर 3। और इसे एक छोटे से इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको अब बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। ई अक्ष से आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत बेस्ट तरीके से याद रहेगा। डायरेक्ट ई अक्ष बराबर क्या हुआ 2kp अपॉन आर की पावर 3, 2kp अपॉन आर की पावर 3। आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है। यह है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मान आया है 2kp अपॉन आर की पावर 3, 2kp अपॉन आर की पावर 3, ठीक है विद्यार्थियों। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।